नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको दिखाते हैं दुनिया भर की हलचल। जैसे कि आपको पता है, दुनिया में इन दिनों हालात ठीक नहीं है और दुनिया से जुड़ी हर एक अपडेट, हर एक खबर से आपको रहना है बाखबर। आपको हम कराते हैं रूबरू वर्ल्ड नाउ में। वर्ल्ड नाउ में आज जो बड़ी खबरें हैं, सबसे पहले उस पर नजर डाल लेते हैं, फिर डिटेल से विस्तार से उन खबरों को जानेंगे। सबसे पहली खबर होगी ईरान से। ईरान की राजधानी तेहरान में एक बार फिर से मिलिट्री बेस के अंदर धमाके की खबर है। धमाके के बाद तुरंत बाद परिसर में मौजूद कारपेंट्री वर्कशॉप में आग भड़क गई, जिसने विकराल रूप ले लिया। हालांकि ईरानी समाचार एजेंसी मेहर के मुताबिक यह परिसर ईरान के मिलिट्री जॉइंट स्टाफ से जुड़ा हुआ है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भीषण थी कि दूर दूर तक धुएं का गुबार नजर आया। पिछले एक हफ्ते में ईरान में एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से कई धमाके हुए हैं। ये संयोग नहीं लगता है, ऐसा लगता है कोई बड़ा प्रयोग है। इसके पीछे अमेरिका और इजराइल के हाथ होने की आशंका भी जताई जा रही है। कभी सैन्य ठिकानों के पास धमाका, कभी रिहायशी इलाकों में धमाका, और बार बार इस तरह के धमाके बढ़ रहे हैं। एक ही सवाल है, क्या यह महज संयोग हो सकता है? वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे ईरान की तैयारी की। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। डिप्लोमेसी फेल है, डील्स खत्म हो गई है और ईरान की खुली चुनौती है, दम है तो हमला करो, उसके बाद ईरान जवाब देगा। तेहरान अब सिर्फ बयान नहीं दे रहा है, पलटवार की बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। मिसाइलें तैयार हैं, ड्रोन्स तैयार है, सेना अलर्ट पर है, पूरे देश को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। मैसेज क्लियर है, पीछे हटने का सवाल पैदा नहीं होता। परमाणु समझौते से लेकर प्रतिबंधों तक हर मोर्चे पर अमेरिका की कूटनीति नाकाम साबित हुई है और हर मोर्चे पर ईरान का अपर हैंड नजर आया है। और इसी बीच वॉशिंगटन में हलचल तेज है, क्योंकि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए हैं। मुद्दा सिर्फ ईरान का है। एक तरफ ईरान ताकत दिखा रहा है, दूसरी तरफ नेतन्याहू का डर साफ झलक रहा है। तो क्या अब टकराव तय है या आखिरी वक्त पर कोई बड़ा गेम होने वाला है? बताएंगे आपको इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान की ये पूरी कहानी, और आखिरकार नेतन्याहू के अमेरिका दौरे की वजह क्या है। क्या इजराइल ईरान की तैयारियों से डरा हुआ है? वर्ल्ड नाउ में आगे बात करेंगे ट्रंप के जून अल्टीमेटम की। रूस यूक्रेन महायुद्ध के बीच एक तरफ जहां मोर्चों पर बारूद बरस रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कूटनीति की मेज पर शांति की एक सख्त डेडलाइन रख दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जून का अल्टीमेटम देकर दुनिया की राजनीति में हलचल मचा दिया है। रूस और यूक्रेन से कहा है कि जून तक जंग खत्म करके सीजफायर के मुद्दे पर आए, शांति के मुद्दे पर आए, वरना आगे ठीक नहीं होगा रूस और यूक्रेन दोनों के लिए। सवाल यह है, क्या ये जंग की आग के बीच शांति की तारीख तय की जा सकती है? और यह अल्टीमेटम यूक्रेन तो मान भी लेगा, लेकिन क्या इस अल्टीमेटम को रूस भाव देगा? क्या पुतिन इस अल्टीमेटम का लोड लेंगे? बड़े सवाल हैं, इसका जवाब तलाशेंगे वर्ल्ड नाउ में। फिर वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे ओमान में ईरान अमेरिका के बीच चल रही न्यूक्लियर बातचीत खत्म हुई थी, लेकिन वॉशिंगटन से तेहरान पर सियासी बम गिरा दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के तेल एक्सपोर्ट पर नए सैंक्शंस लगा दिए हैं। सवाल यह कि अगर बातचीत पॉजिटिव थी, जैसे कि ईरान दावा कर रहा था, तो फिर ट्रंप ने एक्शन क्यों लिया ईरान के खिलाफ? एक तरफ डायलॉग, दूसरी तरफ दबाव की राजनीति। क्या अमेरिका दोहरी चाल चल रहा है? और क्या अब खामनेई का गुस्सा अमेरिका ईरान टकराव को एक नए मोड़ पर ले जाएगा? ओमान की मेज पर क्या सच में कोई सहमति बनी, या फिर यह वार्ता सिर्फ एक कूटनीतिक दिखावा थी? वर्ल्ड नाउ में आगे ईरान बनाम अमेरिका, प्रतिबंधों की नई जंग और इसके ग्लोबल असर की पूरी पड़ताल करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ। ईरान में लगातार धमाके सुनने को मिल रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में 2 दर्जन से ज्यादा जगहों पर धमाके हो चुके हैं और एक बार फिर से ईरान में एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन में, मिलिट्री बेस के अंदर भीषण धमाका हुआ, जिसके बाद धमाके के बाद जो तस्वीर है, चारों तरफ धुएं का गुबार है और आग की ऊंची लपटें हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है यह धमाका कारपेंट्री वर्कशॉप में हुआ। ईरानी समाचार एजेंसी मेहर के मुताबिक यह परिसर ईरान के मिलिट्री जॉइंट स्टाफ से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते इस इलाके में अफरा तफरी मच गई। तेहरान में हाई अलर्ट कर दिया गया। आग इतनी तेज थी कि दूर से ही धुएं का गुबार दिख रहा था। जब दुनिया को यह संदेश दिया जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील पर बातचीत आगे बढ़ रही है, उसी वक्त पूर्वी तेहरान में मौजूद एक मिलिट्री बेस के अंदर बहुत बड़ा धमाका हो गया, जो बहुत गंभीर सवाल भी खड़े कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक धमाका एक सेंसिटिव मिलिट्री इंस्टॉलेशन के भीतर हुआ, जहां आम लोगों की पहुंच नामुमकिन मानी जाती है। ईरान की तरफ से फिलहाल पूरी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन टाइमिंग ने अंतर्राष्ट्रीय हलकों में बेचैनी बढ़ा दी है। इससे पहले भी आपको याद होगा, वर्ल्ड नाउ में हमने आपको खबर दिखाई थी कि ईरान में एक साथ कई जगहों पर धमाका हुआ है, लेकिन उस समय अमेरिका और इजराइल ने साफ मना कर दिया था कि इन धमाकों से उनका कोई लेना देना है और वो पीछे हट गए थे। और उसके बाद एक बार फिर से मिलिट्री इंस्टॉलेशन में धमाका कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।
31 जनवरी 2026 को कई शहरों में धमाका हुआ। तेहरान, बंदर अब्बास, परन, तबरीज, अवजा में भयानक धमाका हुआ। 7 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, 14 लोग घायल हो गए। 1 फरवरी 2026 को तेहरान के पश्चिमी हिस्से में एक बाजार में बहुत बड़ा धमाका हुआ। 2 फरवरी 2026 को तेहरान के जन्नत आबाद बाजार में आग लग गई। 7 फरवरी को तेहरान आर्मी के हेडक्वार्टर के पास भीषण धमाका हो गया। एक के बाद एक होते ये धमाके, एक के बाद एक होते ये हमले कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या यह महज संयोग है या फिर इसके पीछे अमेरिका और इजराइल का प्रयोग है? पिछले एक हफ्ते में ईरान के अंदर एक के बाद एक 2 दर्जन से ज्यादा धमाके हो चुके हैं। कभी सैन्य ठिकानों के पास, कभी रिहायशी इलाकों में, कभी बाजार में, कभी गैस प्लांट में, कभी गैस पाइपलाइन में। सवाल यही है, क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है? जमीनी हकीकत क्या है और कहानी क्या है? बार बार विस्फोट और बार बार संवेदनशील जगह है। यह पैटर्न किसी एक्सीडेंट जैसा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि प्लान्ड तरीके से इस घटना को अंजाम दिया जा रहा है। सूत्रों की माने तो इस घटना के पीछे CIA, मोसाद या फिर पाकिस्तानी समर्थित नेटवर्क की भूमिका हो सकती है। हालांकि ईरान भी इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहा है, जबकि इजराइल और अमेरिका ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं और इन धमाकों के पीछे की जो वजह है उसके लिए अमेरिका और इजराइल कह चुका है कि वो इन धमाकों के पीछे नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि ईरान को अंदर से कमजोर करने की साजिश हो रही है। बता दें, ईरान मिडिल ईस्ट में सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक पावर बैलेंस का बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है। परमाणु कार्यक्रम, इजराइल से टकराव और अमेरिका से पुरानी दुश्मनी, इन सब के बीच अगर ईरान के अंदर बार बार धमाके हो रहे हैं तो उसका मैसेज सिर्फ तेहरान के लिए नहीं है। एक्सपर्ट साफ कहते हैं कि यह हाइब्रिड वॉर का पैटर्न हो सकता है। बिना ऐलान, बिना सीधी जंग, अंदर से डर पैदा करने की रणनीति। ईरान में होने वाली इन घटनाओं को महज हादसा बताकर नजरअंदाज करना अब मुश्किल होता जा रहा है। हर विस्फोट, हर रहस्यमय हमला सीधे तौर पर इजराइल और अमेरिका की ओर उंगली उठाता है। हाल के महीनों में जिस तरह तनाव चरम पर पहुंचा है, उसने आम ईरानी नागरिकों की जिंदगी को डर और अनिश्चितता में धकेल दिया है और ईरान को युद्ध के लिए तैयार होने के लिए मजबूर कर दिया है। क्या यह हमले किसी छिपे हुए युद्ध का हिस्सा है, कोई हिडन एजेंडा है, या फिर किसी बड़े टकराव से पहले की चेतावनी? तेहरान की गलियों में खौफ महसूस किया जा सकता है, लेकिन सत्ता के गलियारों में खामोशी है और ईरान इसी खामोशी के बीच अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहा है। एक तरफ परमाणु कार्यक्रम को लेकर पश्चिमी देशों का दबाव, दूसरी तरफ क्षेत्रीय वर्चस्व की जंग। ईरान आज सीधे टकराव की दहलीज पर खड़ा है। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं पिछले हफ्ते की तस्वीर है, जहां पर ईरान में एक बहुत बड़े इलाके में धमाका हुआ था। और यह भी जो तस्वीर सामने आई उसके बाद भी यह सवाल उठाया गया कि क्या वाकई यह हादसा है या फिर हादसा जैसा दिखने वाला हमला। एक और तस्वीर सामने आई जो इस वक्त आप देख रहे हैं, यह जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर अटैक हुआ, यह उसकी तस्वीर है। ये कहा जा रहा है कि यहां पर आर्मी का यह इलाका था जिसके ऊपर बहुत बड़ा धमाका हुआ और उसके बाद जो तस्वीर सामने आई, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मिसाइल फटा हो, जैसे कोई बहुत बड़ा धमाका हुआ हो। पिछले साल जून में ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन तक चले युद्ध के बाद से ईरान के कई शहरों में रहस्यमयी धमाके हो रहे हैं। आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। अधिकतर मामलों में अधिकारियों ने इन्हें हादसा बताते हुए तकनीकी खराबी या गैस लीक का हवाला दिया है। लेकिन मौजूदा हालात में हर विस्फोट ईरान में बढ़ती असुरक्षा और युद्ध की आशंकाओं को हवा दे रहा है। इधर डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार ईरान को धमका रहे हैं। वो कह रहे हैं या तो परमाणु डील कर लो या अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। सवाल यह है, अमेरिका अचानक इतना उतावला क्यों हो गया? वजह साफ है, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की पकड़ ढीली पड़ रही है। चीन और रूस ईरान के करीब जा चुके हैं और वॉशिंगटन को डर है कि दबाव नहीं बनाया गया तो खेल पूरी तरीके से हाथ से निकल जाएगा। सबसे बड़ी वजह तेल है। ईरान के ऑयल को अमेरिका कंट्रोल करना चाहता है क्योंकि ईरान के कच्चे तेल का एक बड़ा हिस्सा चाइना को आयात होता है और वो चाइना को घुटनों पर लाना चाहते हैं। तो अमेरिका क्यों पड़ा है ईरान के पीछे, जरा देखिए आप। अमेरिका को डर है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बना सकता है या फिर बना चुका है। मिडिल ईस्ट में दबदबा बढ़ाना चाहता है। ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में वर्चस्व बढ़ाना चाहता है ताकि ईरान समेत बाकी जो ऑयल के यहां पर प्रोड्यूसर हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। अमेरिका और उसके सहयोगियों को ये तमाम देश जो हैं वो पसंद नहीं है। इजराइल की सुरक्षा, ईरान खुलकर इजराइल का विरोध करता है और अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक कह लीजिए आप, या फिर अमेरिका और इजराइल एक तरह से माने तो एक देश की तरह ही रिएक्ट करते हैं। इजराइल की सुरक्षा अमेरिका हर कीमत पर करना चाहता है और अगर ईरान ने
न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया तो ये इजराइल के अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा होगा। और ये बात अमेरिका जानता है, इसलिए अमेरिका इजराइल की सुरक्षा के लिए भी ईरान को घुटनों पर लाना चाहता है। इसके अलावा तेल और समुद्री रास्ते पर अमेरिका का वर्चस्व हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से दुनिया का सबसे बड़ा तेल व्यापार होता है। ईरान की पकड़ अमेरिका के लिए ठीक नहीं है और इसी होर्मुज स्ट्रेट को भी अमेरिका कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन इस कहानी में एक और किरदार है, इजराइल, जो ईरान का कट्टर दुश्मन है। इजराइल आमतौर पर ईरान के नाम पर सबसे पहले तलवार खींचता है और आज असामान्य रूप से खामोश है। ना कोई सैन्य चेतावनी, ना कोई आक्रामक बयान। सवाल उठता है, क्या इजराइल पर्दे के पीछे से अमेरिका की रणनीति का हिस्सा बना हुआ है, या फिर उसे पता है कि अगली जंग सिर्फ ईरान से नहीं होगी, पूरे इलाके से होगी। मिडिल ईस्ट वर्सेस इजराइल भी हो सकता है। हकीकत यह है कि अमेरिका धमकियों से डर पैदा करना चाहता है, बिना युद्ध लड़े डील करना चाहता है और इजराइल इंतजार कर रहा है सही मौके का, सही आदेश का। क्योंकि अगर जंगी चिंगारी भड़की तो आग सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं रही, पूरा मिडिल ईस्ट इसके चपेट में आएगा। ईरान में धमाके, इस बीच ये तमाम जब घटनाक्रम चल रहे हैं जो अभी हमने आपको बताया, और इस बीच ईरान में सिलसिलेवार तरीके से धमाके, क्या ये सिर्फ धमाके हैं या फिर ग्लोबल इंटेलिजेंस गेम का एक बड़ा हिस्सा? उंगलियां सीधे तौर पर जाती हैं सीआईए और मोसाद पर। सवाल यह है कि ये एजेंसियां कैसे ऑपरेट करती हैं। रक्षा जानकार मानते हैं कि सीआईए के ऑपरेटिव्स, मोसाद के ऑपरेटिव्स ईरान में बड़ी संख्या में मौजूद हैं और बहुत अंदर तक मौजूद हैं। और आपको बता दें, सीआईए या फिर मोसाद खुलकर ऑपरेट नहीं करते ईरान में, खुलकर युद्ध नहीं लड़ते। तो सबसे पहले समझिए सीआईए क्या है, किस बला का नाम है। सीआईए का पूरा नाम सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है। ये यूएसए की अंतर्राष्ट्रीय खुफिया सेवा है। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। इसका मुख्यालय लैंगली, वर्जीनिया, अमेरिका में है। इसका मकसद है विदेशों में जासूसी और सूचना जुटाना, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी खुफिया रिपोर्ट तैयार करना, गुप्त ऑपरेशन चलाना, कोवर्ट ऑपरेशंस। और इसी कोवर्ट ऑपरेशंस का कनेक्शन बताया जा रहा है ईरान में जो धमाके हो रहे हैं। इसके अलावा सीआईए जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अधीन आता है। सीआईए का असली तरीका सामने आकर झंडा गाड़ना नहीं होता। ये दूर रहकर खेलते हैं। जमीन पर उतरने की जगह लोकल ग्रुप्स, मिलिशिया और नेटवर्क को आगे करते हैं, पैसा देते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं। सबसे खतरनाक हथियार इनसाइडर, एक वायरस, एक कोड और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ठप, बिना गोली चले कंप्लीट तबाही। अब उस एजेंसी का नाम भी सामने आता है जिसका नाम सुनते ही ईरान की नींद उड़ जाती है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद। और मोसाद का नाम सुनते ही बड़े बड़े देशों के छक्के छूट जाते हैं। एक ऐसी एजेंसी जो दिखती नहीं है लेकिन इसके कारनामे ऐसे हैं कि इनके कारनामों से पूरा इतिहास पटा पड़ा हुआ है। पूरा नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस। मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है। स्थापना 1949, हेडक्वार्टर तेल अवीव के पास। मोसाद काम कैसे करता है? ह्यूमन इंटेलिजेंस पर काम करता है, लोगों और नेटवर्क से जानकारी हासिल करता है, जुटाई गई सूचनाओं का विश्लेषण करता है, गुप्त पहचान और सीमित टीम के साथ कोवर्ट ऑपरेशंस चलाता है, सेना, आईडीएफ, शिनबेत और सहयोगी देशों के साथ काम करता है, सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। इजराइल में इसका काम है देश के दुश्मनों की पहचान करो, उस खतरे को जड़ से खत्म करो, और वो भी जो कोवर्ट ऑपरेशंस मोसाद करता है वो दुश्मन की धरती पर करता है। मोसाद का तरीका सीधा नहीं है बल्कि दिमाग से खेलना है। खुफिया नेटवर्क, फर्जी पहचान, सालों की प्लानिंग होती है और जब वार होता है तो दुनिया को पता चलता है कि ये वार मोसाद की तरफ से हुआ है, लेकिन जब तक दुनिया को पता चलता है तब तक ये काम खत्म हो चुका है। इतिहास गवाह है, नाजी अपराधी आइखमान की गिरफ्तारी हो या फिर दुश्मन वैज्ञानिकों पर नजर, मोसाद ने बार बार दिखाया कि असंभव, इम्पॉसिबल उनकी डिक्शनरी में नहीं है। मोसाद न सिर्फ एक एजेंसी है बल्कि एक सोच है। पहले जानकारी, फिर रणनीति और आखिर में ऐसा एक्शन जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे, इजराइल के दुश्मनों को सुनाई दे। और इसलिए आज जब ईरान में जगह जगह धमाके हो रहे हैं तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं मोसाद से जुड़ा हो सकता है या फिर सीआईए से जुड़ा हो सकता है। हालांकि ईरान ने इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, जबकि अमेरिका और इजराइल दोनों ने इन धमाकों के पीछे अपना हाथ होने से इनकार किया या फिर किसी भी तरह के कनेक्शन से साफ इनकार किया है। लेकिन कोवर्ट ऑपरेशंस ऐसे ही चलाए जाते हैं जहां कोई नाम नहीं होता, कोई गवाह नहीं होता, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, लेकिन दुश्मन देशों के अंदर नुकसान बड़ा होता है। और ईरान में जब एक के बाद एक लगातार धमाके हो रहे हैं तो सवाल उठना लाजमी है। इस तनाव पर हमारी नजर है। इसी से जुड़ी अगली खबर की तरफ चलते हैं।
बात करते हैं ईरान की। एक तरफ जहां अमेरिका और इजराइल ने बिसात बिछा दी है, तो ईरान भी पीछे नहीं रहना चाहता है। अमेरिका और ईरान की बातचीत फेल मानी जा रही है और ईरान ने अमेरिका और इजराइल को खुली चुनौती दे दी है। ईरान ने कहा है, अगर दम है तो हमला करके दिखाओ, फिर पलटवार होगा और ऐसा पलटवार होगा जिसे शायद दुनिया ने अभी तक नहीं देखा हो। अमेरिका की कूटनीति एक तरफ नाकाम साबित हो रही है। परमाणु समझौते से लेकर प्रतिबंधों तक हर मोर्चे पर बातचीत टूट चुकी है। अब ईरान सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा, तैयारी करके बैठा हुआ है और एक के बाद एक मिसाइलों को तैनात कर रहा है। अभी हमने आपको खबर लगातार दिखाई, कैसे शाहिद 139 का ईरान ने इस्तेमाल किया, फिर कैसे ईरान ने खुर्रमशहर 4 मिसाइल की तैनाती कर दी और अब एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने फतेह 1 की तैनाती कर दी है। यानी ईरान की बढ़ती सैन्य तैयारी तो दूसरी तरफ वॉशिंगटन में कूटनीतिक हलचल। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने पहुंच गए हैं। मुद्दा एक ही है, ईरान अपनी ताकत दिखाने में जुटा हुआ है और किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो क्या नेतन्याहू का डर के मारे गला सूख रहा है? और क्या इजराइल ईरान जंग से पहले कोई नई रणनीति पर चर्चा के लिए बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर हैं? ऐसे कई सवाल हैं। ईरान ने अपने मिसाइल बेस एक्टिवेट कर दिए हैं, सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया और साफ कहा गया है, अगर हमला हुआ तो जवाब इतिहास का सबसे खतरनाक जवाब होगा। आज आपको यह भी समझाएंगे और बताएंगे कि आखिरकार ईरान और अमेरिका किन परिस्थितियों में एक दूसरे से बातचीत करने के लिए राजी हुए। अगर दोनों देश वाकई युद्ध से बचना चाहते हैं तो एक दूसरे पर मिसाइलें तानकर बातचीत के लिए क्यों बैठे? पिछली बार भी ईरान पर इजराइल के हमले से एक दिन पहले ओमान में शांति वार्ता हुई थी और अगले ही दिन इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया था। यह बात ईरान को अच्छी तरह से याद है, इसलिए ईरान वार्ता से पहले युद्ध की तैयारी करके बैठा है। ईरान की तैयारियों के बारे में आपको सब कुछ जानना चाहिए। जिस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच ओमान में बातचीत शुरू हुई, उससे पहले ईरान ने अपनी सबसे घातक मिसाइल को मोर्चे पर तैनात कर दिया। यानी एक तरफ अमेरिका ने बातचीत के लिए ईरान के सामने मिसाइल कार्यक्रम बंद करने की शर्त रखी, तो उसी मिसाइल की तैनाती अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान करे बैठा था। बातचीत से पहले अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल खुर्रमशहर 4 को मोर्चे पर तैनात किया ईरान ने। इससे पहले इजराइल के खिलाफ पिछले युद्ध में भी ईरान ने इस मिसाइल का इस्तेमाल किया था। 12 दिन के युद्ध में जब खुर्रमशहर 4 का इस्तेमाल हुआ था, तभी इजराइल समझ गया था कि ईरान को हल्के में लेना ठीक नहीं है और ईरान के मिसाइल और ड्रोन पावर को हल्के में लेना ठीक नहीं है। ईरान ने पहली बार इसे कॉम्बैट सर्विस में शामिल करने की बात मानी। यानी ये मिसाइल अब परीक्षण और प्रदर्शनी का हिस्सा नहीं है, बल्कि इजराइल और अमेरिकी बेस पर हमले के लिए तैयार है। आपको बताएंगे ईरान के इस घातक मिसाइल के बारे में और यह भी बताएंगे कि यह मिसाइल इजराइल और अमेरिका के लिए बड़ा खतरा क्यों माना जा रहा है। सबसे पहले आप ईरान की इस मिसाइल का एक वीडियो देखिए। खुर्रमशहर 4 ईरान की सबसे शक्तिशाली MRBM यानी कि मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी ताकत, इसकी रेंज, इसकी रफ्तार, भारी वॉरहेड और रेडार को चकमा देने की क्षमता, जो इजराइल के साथ साथ मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सभी बेसों की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यह है जो आप मिसाइल इस वक्त देख रहे हैं, खुर्रमशहर 4, जिसकी तस्वीर हमने इस वक्त आपके सामने लगाई है। और इस मिसाइल की ताकत इजराइल साफ तौर पर जानता है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर। इसका मतलब यह है कि यह मिसाइल पूरे इजराइल में किसी भी टारगेट को आसानी से निशाना बना सकती है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेस भी इसके निशाने पर है। यह मिसाइल 1500 से 1800 किलोग्राम तक परमाणु या फिर पारंपरिक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। यानी इस मिसाइल से किसी भी बड़े सैन्य बेस को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। इसके अलावा एक क्लस्टर बमों को लॉन्च करने का एक घातक हथियार है। इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इस मिसाइल को जब इजराइल पर छोड़ा गया ईरान की तरफ से, तो इजराइल का आयरन डोम भी इस मिसाइल को नहीं रोक पाया। इजराइल की जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, वो एयर डिफेंस सिस्टम भी धराशायी हो गया इस मिसाइल के सामने। और शायद इसी वजह से ईरान की जो तैनाती है, इसी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर हैं कि अगर ईरान ने पलटवार किया तो बचने के कितने % चांसेस होंगे। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ईरान अपनी मिसाइल ताकत दिखा रहा है। फतेह से लेकर खुर्रमशहर तक तेहरान का मैसेज क्लियर है, ईरान पूरी तरीके से तैयार है। ईरान ने पश्चिमी एशिया में ताकत का ऐसा शो किया है, ऐसी नुमाइश की है, जिससे इजराइल से लेकर वॉशिंगटन तक नींद उड़ी हुई है। पेंटागन, जो कि रक्षा मुख्यालय अमेरिका का, उसकी भी नींद उड़ी हुई है। अमेरिकी नौसेना के बेड़े को खुली चुनौती देते हुए ईरान ने
ड्रोन कैरियर शाहिद बाघेरी को भी समुद्र में उतार दिया है। वहीं ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने एक अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में अपनी सबसे एडवांस्ड लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रमशहर 4 तैनात कर दी है। जबकि मिसाइल की दुनिया में ईरान की फतेह 1 इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। फरवरी 2026 की ताजा रिपोर्ट यह बताती है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल को अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज में तैनात कर दिया है। और यह सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि अमेरिका और इजराइल के लिए सीधा मैसेज है। रिपोर्ट की माने तो इस मिसाइल की रेंज इतनी लंबी बताई जा रही है कि पूरा इजराइल इसकी जद में है। यूरोप के दक्षिणी हिस्सों तक पहुंच का दावा है और खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी मिलिट्री बेस तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। ईरान का कहना है कि यह मिसाइल उसकी डिफेंसिव रणनीति का हिस्सा है, लेकिन दुनिया इसे ऑफेंसिव मैसेज के तौर पर देख रही है। अब देखिए कहां पर ईरान से जो है वो प्रॉब्लम अमेरिका को दिख रहा है। मैप के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जितने भी आप हॉटस्पॉट देख रहे हैं रेड कलर में और जहां धमाके हो रहे हैं, वो हैं अमेरिका के बेस, मिलिट्री बेस यूएस के, जिसमें तुर्की है, जॉर्डन है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरब है, यूएई है, ओमान है। और ये तमाम जो एयर बेसेस हैं वो सब ईरान के मिसाइल के रेंज में। और ईरान ने क्लियर किया है कि इतना जितने भी आप यहां पर लोकेशंस देख रहे हैं, इन तमाम जगहों को ईरान ने लॉक किया हुआ है। बस बटन दबाने की देर है और जैसे ही ईरान बदला लेगा पूरा मिडिल ईस्ट जलने लगेगा। पूरे मिडिल ईस्ट में जितने अमेरिकी बेस हैं सब पर एक के बाद एक मिसाइल फायर किया जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं जो अमेरिका के दोस्त हैं, उन्होंने अमेरिका के साथ जाने से इनकार कर दिया और अमेरिका को अपनी जमीन, अपना आसमान देने से मना कर दिया और कहा कि हमारी जमीन का इस्तेमाल या हमारे आसमान का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं होना चाहिए। यानी कि मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के सहयोगी देश हैं वो पहले ही बैकफुट पर हैं। वो नहीं चाहते कि उनको इस युद्ध में खींचा जाए और वो नहीं चाहते कि ईरान की गुस्से का शिकार ये देश हो। इसलिए पहले इन देशों ने मना कर दिया और कहा कि हम ईरान पर हमले के लिए अपने जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो ये खौफ है ईरान का इस वक्त, खामेनेई का ये खौफ है मिडिल ईस्ट में कि पूरा मिडिल ईस्ट अमेरिका के साथ जाने से मना कर रहा है और कह रहा है इस जंग में हम शामिल नहीं होना चाहते। इधर ईरान ने समंदर में एक और ताकत का नया चेहरा उतार दिया है। इसे ड्रोन कैरियर शाहिद बाघेरी कहते हैं। एक ऐसा तैरता हुआ एयरबेस जो इजराइल और अमेरिका के लिए इस इलाके में सीधी चुनौती है। समंदर में ईरान का शाहिद बाघेरी क्या कर रहा है? यह ईरान का पहला समर्पित ड्रोन वाहक युद्धपोत है। फरवरी 2025 में इसे नौसेना में शामिल किया गया। इसके रनवे की लंबाई लगभग 180 मीटर है। परिचालन सीमा करीब 22,000 समुद्री मील है। वर्तमान में यह पर्शियन गल्फ में एक्टिव है, यानी कि फारस की खाड़ी में। और आपको समझना होगा इसी जगह पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट USS एब्राहम लिंकन भी है। हालांकि लोकेशन डिस्क्लोज नहीं कर रहा अमेरिका, लेकिन ईरान को पता है कि एब्राहम लिंकन कहां है। और ईरान को ये जानकारी कहां से मिल रही है? ईरान को ये जानकारी मिल रही है चाइना से। चाइना हर एक सैटेलाइट इनपुट इस वक्त ईरान को मुहैया करा रहा है, क्योंकि चीन जानता है कि अगर ईरान ब्लॉक हुआ या ईरान पर अमेरिकी प्रभुत्व हुआ या अमेरिकी सरकार वहां बनी, तो सबसे पहले तेल जो कट ऑफ होगा वो चाइना के लिए होगा और ये चाइना के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। तो चाइना को तेल के लिए घुटनों पर आना पड़ेगा और इसलिए चाइना फुल बैक सपोर्ट में है। हथियार से लेकर सैटेलाइट इनपुट तक सब कुछ वो ईरान को मुहैया करा रहा है। और इसी जगह पर पर्शियन गल्फ में ईरान का शाहिद बाघेरी भी है। इसकी भूमिका यह है कि समुद्री निगरानी, ड्रोन ऑपरेशन और पावर प्रोजेक्शन करता है। मल्टी टाइप UAV ऑपरेशन करता है, जिसमें रिकॉन यानी कि जासूसी और स्ट्राइक ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है। रनवे स्टाइल डेक से सीधे टेक ऑफ और एक साथ कई ड्रोन्स लॉन्च होता है। रिकवरी की भी क्षमता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, कम्युनिकेशन सूट, एयरक्राफ्ट कैरियर का लो कॉस्ट विकल्प, फारस की खाड़ी और उससे आगे ऑपरेशंस की क्षमता। यह ड्रोन कैरियर फारस की खाड़ी और रेड सी में ईरान की पकड़ को और मजबूत करता है। यही वजह है कि वॉशिंगटन और तेल अवीव को ये बेचैनी बढ़ गई है कि ईरान का अगला मूव क्या होगा, और अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया तो फिर इस इलाके में मौजूद अमेरिकी एयरबेस, अमेरिका के दोस्त और इजराइल का क्या होगा। अमेरिका पहले ही ईरानी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर सवाल उठाता रहा है और इजराइल ईरान को अपनी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती मानता रहा है। ऐसे में समंदर में उतरा ये ड्रोन कैरियर क्षेत्रीय तनाव को और हवा दे रहा है।
ईरान का यह दावा है कि ये ड्रोन करियर उसके डिफेंस नहीं बल्कि डेटरेंस पॉलिसी का हिस्सा है। अब समझिए खुर्रमशहर मिसाइल के बारे में। खुर्रमशहर मिसाइल ईरान की एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि MRBM है, जो उत्तर कोरिया की मूसूदान BM-25 पर आधारित मिसाइल है। यह टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया ने ईरान को दी है। यह ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के अधीन, यानी कि जो एरोस्पेस फोर्स है उससे ऑपरेट होता है। इसका नाम ईरान इराक युद्ध 1980 से 1988 तक जो युद्ध चला उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शहर खुर्रमशहर से लिया गया है। खुर्रमशहर 4 की ताकत भी समझ लीजिए। मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। वॉरहेड 1500 किलोग्राम तक ले जाने की ताकत बारूद। लंबाई 13 मीटर, लगभग 3 मंजिला जितनी ऊंची। रफ्तार 8 से 16 मैक, यानी कि आवाज की रफ्तार से 8 से 16 गुना ज्यादा। इसमें लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल होता है। हाइपरसोनिक स्तर पर टर्मिनल फेज में बहुत तेज होता है। लॉन्च की तैयारी में बहुत कम समय लगता है। एक्यूरेसी बहुत जबरदस्त है। गाइडेंस, उन्नत गाइडेंस के साथ बेहतर सटीकता है। इसके अलावा मैन्यूवरिंग वॉरहेड ट्रैजेक्टरी से मिसाइल डिफेंस को चुनौती। ईरान की रक्षा फैक्ट्री द्वारा बनाई गई रडार क्षमता से बचाव की क्षमता। लॉन्च की तैयारी में 12 मिनट से भी कम लगते हैं। कंपोजिट मटेरियल से बना एयरफ्रेम बहुत मजबूत होता है और हल्का होता है, जिसकी वजह से इसकी रफ्तार बहुत बढ़ जाती है। सितंबर 2017 में तेहरान में मिलिट्री परेड में इसे पहली बार दिखाया गया। IRGC कमांडर अमीर अली हाजीजादेह ने कहा कि इसे छोटा और ज्यादा टैक्टिकल बनाया गया है। अब बात उस हथियार की भी कर लेते हैं जिससे ईरान ने दुश्मनों की नींद उड़ाने का दावा किया। इसका नाम है फतेह 1। ईरान कहता है सिर्फ 6 मिनट में दुश्मन का खेल खत्म। सवाल यह क्या वाकई ये मिसाइल इतनी खतरनाक है? चलिए जानते हैं। ईरान की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है अल फतेह या फिर फतेह 1। अल फतेह की जो रफ्तार है वो 5 किलोमीटर पर सेकंड की है। ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी गति 13 से 15 मैक तक है, यानी कि आवाज की रफ्तार से 13 से 15 गुना ज्यादा रफ्तार। आधुनिक रेडार सिस्टम को चकमा देने की ताकत। मारक क्षमता 1500 से 2000 किलोमीटर। महज 6 मिनट में दुश्मन के जंगी बेड़े को निशाना बनाने की ताकत। अमेरिका और इसराइल के एक सीधा और कड़ा संदेश। 6 से 7 मिनट में इसराइल के किसी भी हिस्से तक पहुंचने की ताकत होने का दावा भी ईरान करता है। ईरान का दावा यह भी है कि उसकी ये मिसाइल लॉन्च होने से महज 6 से 7 मिनट के भीतर इसराइल के किसी भी कोने में तबाही का पर्याय बन सकता है। इसराइल और ईरान के बीच करीब 2000 किलोमीटर की दूरी है और यह मिसाइल इतनी दूर तक के टारगेट को नेस्तनाबूद भी कर सकती है। यानी मिडिल ईस्ट में लगभग उन सभी जगहों पर पहुंच सकती है जहां पर अमेरिका ने मिलिट्री बेस बनाया हुआ है। यह मिसाइल अक्टूबर 2024 में इजराइल पर दागी जा चुकी है। इस मिसाइल की स्पीड को ईरान ने बड़े बड़े बैनर के साथ प्रमोट किया था, जिसमें लिखा था तेल अवीव के लिए 400 सेकंड। ईरान ने खुले तौर पर चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने उस पर हमला किया तो खाड़ी देशों जैसे कि कुवैत, कतर, UAE में जितने भी सैन्य बेसेस हैं, जिस मैप में हमने आपको दिखाया, एक बार मैं चाहूंगा फिर से वो मैप लगाएं PCR, जिसमें कि तमाम वो लोकेशंस दिख रहे हैं, जैसे कतर का अल उदैद एयरबेस जो अमेरिका का सबसे बड़ा ठिकाना है, इस मिसाइल की जद में है। 2026 की सामरिक रिपोर्ट के मुताबिक अब डिफेंस से हटकर ऑफेंस की नीति ईरान अपना चुका है, जिसे उसने एक्टिव डेटरेंस का नाम दिया है। जून 2025 में इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन का युद्ध लड़ा गया और इसके बाद से हालात बिगड़ते चले गए। फरवरी 2026 में, ये देखिए वो नक्शा जिसकी बात मैं कर रहा था, ये तमाम इलाके ईरान की मिसाइल के जद में है, जिसका नाम फतेह 1 है और खुर्रमशहर 4 है। फरवरी 2026 की ओमान वार्ता में जहां अमेरिका परमाणु समझौते पर जोर दे रहा था, अमेरिका ने यह भी कहा कि ईरान को अपना मिसाइल कार्यक्रम सरेंडर करना होगा, क्योंकि पता है कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम से सबसे ज्यादा खतरा अमेरिकी बेस को और इजराइल को है। इसलिए वो कह रहा है आप अपना मिसाइल कार्यक्रम भी छोड़िए। जबकि ईरान का कहना है कि उसका मिसाइल प्रोग्राम उसकी संप्रभुता का हिस्सा है और वो इस पर कोई समझौता नहीं करेगा। यानी ईरान ने साफ साफ कह दिया है, ईरान ना हटेगा, ना झुकेगा, ना ही दबाव में आएगा। अमेरिका को अगर बातचीत करनी है तो बराबरी पर आके बात करे, वरना ईरान कोई बात नहीं करेगा। और इसलिए शायद जो लास्ट में ओमान में बातचीत हुई वो फेल हो गई और अब ईरान मिसाइल की ताकत दिखा रहा है और एक एक मिसाइल की ताकत इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है और अमेरिका का डिप्लॉयमेंट जो है
वो इस वक्त स्टेक पर है, जिस पर कभी भी ईरान पलटवार कर सकता है अगर ईरान पर हमला हुआ, और फिर उसे रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा अमेरिका के लिए जब एक साथ इतने मिसाइल्स दागे जाएंगे। इस खबर पर हमारी नजर है, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड नाउ में बात करते हैं एक और महाजंग की, रूस यूक्रेन महायुद्ध, जहां एक तरफ बारूद बरस रहा है, वहीं दूसरी तरफ कूटनीति के पन्नों पर शांति की एक सख्त तारीख तय कर दी गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने देश के हालात को बयां करते हुए ट्रंप के अल्टीमेटम के बारे में भी बताया है। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन को अल्टीमेटम दे दिया है, डेडलाइन दे दी है। अमेरिका कह रहा है कि जून तक युद्ध खत्म करके सीजफायर के मुद्दे पर दोनों देश आए। जून तक इस युद्ध को खत्म करना चाहता है अमेरिका। समझौता ना होने पर अमेरिका ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दे दी है। जून 2026 की डेडलाइन को अंतिम और निर्णायक माना जा रहा है। यह समय सीमा अमेरिकी राजनीतिक कैलेंडर से भी जुड़ी हो सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म करने के लिए जून 2026 की डेडलाइन तय की गई है, लेकिन उससे पहले इस युद्ध में यूक्रेन तबाही की कगार पर है। रूस यूक्रेन पीस टॉक जितने भी रहे हैं सब बेनतीजा साबित हुए हैं। यूएई में अमेरिका की मध्यस्थता में त्रिपक्षीय बैठक हुई, युद्ध विराम पर सहमति नहीं बनी, शांति वार्ता बेनतीजा रही, और उसके बाद 5 महीने के बाद 314 कैदियों की अदला बदली पर बात बनी। डोनबस पर रूस अड़ा हुआ है, यूक्रेन इनकार कर रहा है, कह रहा है डोनबस का इलाका रूस को नहीं दे सकते। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध एक बार फिर से निर्णायक मोड़ पर है। एक और जहां अमेरिका युद्ध खत्म कराने के लिए कूटनीतिक दबाव बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने खुलासा किया है कि अमेरिका ने दोनों देशों को जून 2026 तक युद्ध समाप्त करने की डेडलाइन दे दी है। इस समय सीमा के भीतर शांति समझौता नहीं होने पर दोनों पक्षों पर कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। अमेरिका सैंक्शंस डाल सकता है यूक्रेन पर भी और रशिया पर भी। रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे पर अभी तक निशाना बनाया हुआ था, यानी रूस भी यूक्रेन पर दबाव लगातार बढ़ा रहा है, क्योंकि इस वक्त विंटर सीजन है। यूक्रेन में तापमान -20 से -30 डिग्री तक चला जाता है, और इस बीच रूस ने एक डबल वॉर खेल दिया है, डबल गेम खेल दिया है। रूस हमला करके उन जगहों को निशाना बना रहा है जिससे लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं और ठंड में मरने को मजबूर हो रहे हैं। कैसे अभी तक रूस ने इस ठंड को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है, यह देखिए। यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया गया है। 24 घंटे में 400 से ज्यादा ड्रोन दागे गए हैं, मिसाइलें दागी गई हैं। रूस ने यूक्रेन के पावर ग्रिड को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इसमें बिजली घर, सब स्टेशन तबाह कर दिए गए हैं। यूक्रेन ठंड और अंधेरे में फंसा हुआ है, और जेलेंस्की कह रहे हैं कि रूस कूटनीति नहीं चाहता है, वो विनाश चाहता है। एक्स पर तस्वीरें जारी कर जेलेंस्की ने इस बात का खुलासा किया है। रिवने में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाए जाने से नागरिकों में दहशत फैल गई। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप है, गैस सप्लाई पर असर है, अस्पताल और जरूरी सेवाओं पर असर हुआ है। यूक्रेनी प्रशासन आपातकालीन मरम्मत में जुटा हुआ है, लेकिन हालात बेहद चुनौतीपूर्ण हैं। जेलेंस्की ने कहा कि रूस ठंड को हथियार बनाकर यूक्रेन की जनता को झुकाने की कोशिश कर रहा है। जेलेंस्की ने मीडिया से बातचीत में बताया कि अमेरिकी प्रशासन चाहता है कि युद्ध गर्मियों से पहले समाप्त हो जाए। उनके मुताबिक अगर तय समय सीमा तक समझौता नहीं होता है तो अमेरिका दोनों देशों पर और ज्यादा दबाव डालेगा, जो न तो यूक्रेन के लिए अच्छा होगा न रूस के लिए अच्छा होगा। अमेरिका का मानना है कि लंबे समय तक चल रहे इस युद्ध से वैश्विक ऊर्जा, वैश्विक सुरक्षा और वैश्विक बाजार और आर्थिक स्थिरता पर बहुत बुरा असर हुआ है। 4 और 5 फरवरी को संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में अमेरिका की मध्यस्थता में त्रिपक्षीय शांति वार्ता हुई थी। हालांकि इस बैठक से कोई बड़ा राजनीतिक समाधान तो नहीं मिला और कूटनीतिक समाधान भी नहीं मिला। दोनों देश अपने अपने रुख पर कायम रहे, खासकर डोनबास के इलाके को लेकर। शांति में आज की तारीख में अगर कोई सबसे बड़ी रुकावट है, सीजफायर में जो सबसे बड़ी रुकावट है, वो है डोनबास का मामला। रूस कह रहा है कि यूक्रेन डोनबास से सेना हटा ले, डोनबास अब रूस का इलाका है। यूक्रेन कह रहा है ऐसा हो ही नहीं सकता, डोनबास यूक्रेन का इलाका है और यह हमारी संप्रभुता से जुड़ा हुआ है। क्षेत्रीय नियंत्रण और संप्रभुता से समझौता नहीं करेंगे, यूक्रेन ने साफ तौर पर कह दिया है, जबकि रूस कह रहा है कि इस इलाके को रूस कंट्रोल करेगा क्योंकि इलाका हमने जीता है। जेलेंस्की साफ साफ कह रहे हैं कि डोनबास पर फैसला केवल राष्ट्राध्यक्षों की सीधी बैठक में ही संभव है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा जस का तस है और यही सबसे बड़ी चुनौती है। अमेरिका ने सुझाव दिया है कि अगली त्रिपक्षीय बैठक पहली बार अमेरिकी धरती पर आयोजित की जाए।
संभावना है कि यह बैठक मायामी में होगी, जिसमें जेलेंस्की खुद शामिल हो सकते हैं। यूक्रेन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने से पहले युद्ध जल्द खत्म करने का दावा किया था। बाद में 100 दिनों और फिर अगस्त 2025 की समय सीमा तय की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अब जून 2026 की डेडलाइन को अंतिम और निर्णायक माना जा रहा है। जेलेंस्की ने संकेत दिए कि यह समय सीमा अमेरिकी राजनीति कैलेंडर से भी जुड़ी हो सकती है, लेकिन रूस का विजन बिल्कुल क्लियर है कि इस ठंड में यूक्रेन को और वहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की को अंदर से इतना तोड़ दिया जाए कि यूक्रेन सहमत हो जाए सीजफायर के लिए और प्रेशर में आके वो सीजफायर मंजूर करे और युद्ध खत्म हो। क्योंकि ये युद्ध न सिर्फ यूक्रेन को भारी पड़ रही है, बल्कि इकोनॉमिकल लिहाज से देखें, आर्थिक मामलों से देखें तो ये रूस पर भी भारी पड़ रही है। पिछले 4 साल से रशिया यूक्रेन के खिलाफ ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी देशों के खिलाफ, खासकर के यूरोप और अमेरिका के सपोर्ट से जो यूक्रेन लड़ रहा है, अमेरिका और यूरोप के साथ भी रशिया वॉर में है। देखना होगा कि क्या जून तक ये जो डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम है, दोनों पक्ष सहमति बना पाते हैं और युद्ध को खत्म कर पाते हैं, या युद्ध इस साल भी यूं ही जारी रहेगा जैसे पिछले 4 सालों से युद्ध चला आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड नाउ में बात एक और बड़ी खबर की। ईरान और अमेरिका के बीच ओमान में न्यूक्लियर मीटिंग खत्म होते ही ट्रंप ने तेहरान पर बड़ा एक्शन ले लिया। एक तरफ तो यह कहा गया कि बातचीत बड़ी पॉजिटिव रही और दूसरी तरफ यह कहा गया कि अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए हैं। अमेरिका ने ईरान के तेल एक्सपोर्ट पर नए सैंक्शंस थोपे हैं। ट्रंप के इस कारनामे के बाद खामनेई का पारा हाई है। हैरानी की बात यह है कि अब तक ईरान ओमान में हुई न्यूक्लियर वार्ता को पॉजिटिव बता रहा था, लेकिन ट्रंप का एक्शन तो कुछ और ही कहानी बता रहा है। यह कदम सीधे खामनेई की नाक के ऊपर चोट करने जैसा है। जहां ईरान अभी तक ओमान वार्ता को बड़ा पॉजिटिव लेकर चल रहा था, वहीं ट्रंप की चाल साफ साफ है कि अमेरिका की मंशा जो है वो ईरान को झुकाने की है। बातचीत सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई तो फिर ये मैक्सिमम प्रेशर वाला टेक्निक क्यों अपना रहा अमेरिका? और इसी अभियान के तहत बड़े प्रतिबंध की घोषणा की गई है। प्रतिबंध उस समय लगाया गया है जब बातचीत चल ही रही थी। 14 जहाज जो शैडो फ्लीट हैं, 15 संस्थाओं और 2 व्यक्तियों पर नए सैंक्शंस लगाए। ईरान ने इस कदम को भरोसे की कमी और एक बड़ी चुनौती बताया है। यानी कि एक तरफ न्यूक्लियर टॉक खत्म होने के चंद घंटों के बाद आए इस फैसले ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, वहीं दूसरी तरफ यह भी साफ कर गया यह फैसला कि अमेरिका जब तक ईरान को घुटनों पर नहीं ले आएगा तब तक नहीं रुकेगा। ट्रंप के इस एक्शन से जाहिर है कि अमेरिका बातचीत का दिखावा कर रहा है। वो अपनी मैक्सिमम प्रेशर की नीति से रत्ती भर हटने को तैयार नहीं। इस घटनाक्रम में मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के रिश्तों को अनिश्चितता के भंवर में डाल दिया है। देखना यह कि खामनेई किस तामझाम के साथ इस चुनौती का जवाब देते हैं, क्योंकि सिर्फ एक इशारा है कि अमेरिका ईरान को कुचलने के बिना बाज नहीं आएगा और इसलिए वो अब सैंक्शंस भी यहां पर लगा रहा है। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं वो तस्वीरें ईरान के उन इलाकों की हैं जहां पर ईरान ने न्यूक्लियर साइट्स बना रखे हैं। अब यहां से 2 कहानी चलती है। क्या अमेरिका सैंक्शन के बाद कोई और कदम उठाएगा ईरान के खिलाफ? क्योंकि ऑलरेडी ईरान को चारों तरफ से अमेरिका ने फिलहाल घेरा हुआ है और ईरान भी अपनी मिसाइल की ताकत दिखा रहा है। दूसरी तरफ इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंच गए हैं। तो क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर अटैक करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट, अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर ऑपरेशन चलाएंगे, जो रिटेलिएशन ईरान की तरफ से होगा उसको काउंटर कैसे किया जाएगा? क्योंकि अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इस इलाके में तैनात कर दिए हैं और अगर वो एयरक्राफ्ट कैरियर यहां से खाली हाथ जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप शासन की पूरी दुनिया में थू-थू होगी, नाक कटेगी और साख जो बट्टा लगेगा वो तो लगेगा ही लगेगा। दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका ये सोच रहे हैं कि अगर हमने अटैक किया तो फिर ईरान का पलटवार कितना जबरदस्त होगा और क्या हमारे डिफेंस सिस्टम उसको रोक पाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब पिछले साल इजराइल और ईरान में जंग हुई थी तब ईरान ने अपने खुर्रम शहर 4 मिसाइल का इस्तेमाल किया था और उस वक्त इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम
धरा का धरा रह गया था, वो उन मिसाइलों को डिटेक्ट नहीं कर पाया और सारे मिसाइल जाकर इजराइल में फटे। और शायद यही वजह है कि इस बार एक्शन से पहले हर प्रोस एंड कॉन्स को इस वक्त पढ़ा जा रहा है कि हमले के बाद क्या, ईरान के मिसाइलों का क्या, ईरान के ड्रोन्स का क्या। क्योंकि ईरान के पास बेशक एक बहुत मजबूत एयरफोर्स ना हो, लेकिन उसके पास बहुत मजबूत मिसाइल नेटवर्क है, उसके पास बहुत अच्छे अच्छे मिसाइल्स हैं और बहुत उन्नत तकनीक के ड्रोन्स भी हैं जो रेकॉन और हमला दोनों में सक्षम है, जिससे कि शाहिद 139 का इस्तेमाल किया था। ईरान ने शाहिद 139 के जरिए अमेरिकी शिप यूएसएस एब्राहम लिंकन की जासूसी भी कर ली। हालांकि यह बात और है कि अमेरिकी जो यूएसएस एब्राहम लिंकन शिप है उसने उस ड्रोन को डिटेक्ट कर लिया और उस एक ड्रोन को मारने के लिए अमेरिका ने F-35 का इस्तेमाल किया। अब आप सोचिए कि जब हजारों की संख्या में ड्रोन्स आएंगे तो अमेरिका कितने F-35 का इस्तेमाल कर पाएगा इन ड्रोन्स को मारने के लिए या फिर इन ड्रोन्स को रोकने के लिए। इसलिए अमेरिका और इजराइल अपनी तैयारी परख लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई चूक ना हो जाए, क्योंकि एक छोटी सी गलती अमेरिका और इजराइल दोनों को बहुत भारी पड़ सकती है। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।